स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर ऋषिकेश एम्स पहुंचे और वहां से उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम मोदी के गोरखपुर, प्रयागराज, नैनीताल और भोपाल के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करा। आपको बता दें कि पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों चौकन्ना हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी हो गया है। आपको इतना भी बता देते हैं कि पीएम मोदी अपने वायुसेना के विशेष विमान में जोली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचे और यहां से पीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से देश के करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर प्रबंध किए गए हैं और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषिकेश एम्स पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां होने वाले कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा भी की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से ऑफिशियल रहा है और लेकिन विपक्ष दलों की ओर से इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि में पीएम के आगमन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं का मानना है कि पीएम मोदी के दौरे से उनके उत्साह का बढ़ेगा ही और कोरोना की दूसरी लहर में देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर का भी अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में मुश्किल वक्त में देश के अस्पताल लोगों की जिंदगी बचा पाए, इसलिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 7 अक्टूबर को ऋषिकेश जाएंगे और पीएम मोदी के कार्यक्रम से पूर्व एम्स ऋषिकेश परिसर अभय किले के तब्दील हो गया है और एम्स परिसर के चप्पे चप्पे पर एससीबी और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि बुधवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने एम्स में पुलिस दल को ब्रीफ किया है और अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्धारित कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ऋषिकेश में मौजूद एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। इसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही वर्चुअल माध्यम से वे देश भर के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में स्थापित करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को एम्स में आईजी अभिसूचना और सुरक्षा संजय गुजराल ने आज आईजी अपराध और कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन, डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग और एसएसपी जनमेजय ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ब्रीफ भी किया है। आला अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी पूरी तरह से सतर्क रहें और चप्पे चप्पे पर ध्यान भी रखें। कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व पुलिसकर्मी ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर नोडल अधिकारियों को रिपोर्ट करें। इसके साथ ही ड्यूटी स्थल के आसपास गहन जांच भी की जाए। इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। अगर ड्यूटी स्थल के आसपास कोई संदिग्ध वस्तु नजर आती है तो उच्च अधिकारियों को तत्काल इसकी सूचना भी देनी है। ऐसे निर्देश दिए गए हैं। अटल आयुष्मान भारत और उत्तराखंड आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज की दरें बढ़ाई गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्णय के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी नई दरों को लागू करने का फैसला लिया है। 1 नवंबर 2021 से नई दरें लागू होंगी। योजना में इलाज की दरें कम होने के कारण सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की ओर से दरें बढ़ाने की मांग की जा रही थी। वहीं कई बड़े निजी अस्पताल दरें कम होने से गोल्डन कार्ड इलाज करने में आनाकानी कर रहे थे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 219 अस्पताल सूचीबद्ध हैं और जिसमें 119 निजी अस्पताल हैं। लंबे समय से निजी अस्पतालों की ओर से इलाज की दरें बढ़ाने की मांग की जा रही थी। प्राधिकरण ने अस्पतालों के सुझावों को समय समय पर केंद्र सरकार से साझा किया, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सूचीबद्ध चिकित्सालयों में उपचार के लिए निर्धारित दरों में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है।
आरएसएस के सरगन और मोहन भागवत ने 8 अक्टूबर की रात लामाचोड़ स्थित आम्रपाली और में आएंगे और यहां पर आपको बता दें कि 3 दिन प्रवास के बाद 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख लौट जाएंगे। आरएसएस के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार और ब्रजेश बनकोटी ने बुधवार को राजपुर रोड पर आपको बता दें कि देवचोड़ स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों को ये जानकारी दे दी है। दोनों प्रचार प्रमुखों ने बताया कि आरएसएस प्रमुख भागवत 9 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन प्रण जागरण सामाजिक और समरसता और विषय पर आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस बीच छात्र अपने पूरे गणवेश में रहेंगे और 10 अक्टूबर को परिवार सम्मेलन के बाद प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक भी करेंगे। 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख लौट जाएंगे और भागवत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इस कारण सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली से सुरक्षा अधिकारी बुधवार को हल्द्वानी भी पहुंचेंगे। सुरक्षा अधिकारियों ने मोहन भागवत के ठहरने का भी स्थान और कार्यक्रम स्थान का जायजा लिया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा अधिकारियों की राय पर संघ प्रमुख के संबोधन के स्थान को बदला भी गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेजी से फैल रही हैं। उनके दौरे को भाजपा को जमीनी स्तर पर ऊर्जा देने से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और आप ने चुनावी समर में कूदने का जो है वो कमर कस ली है। और आपको बता दें कि महंगाई, किसान आंदोलन और बेरोजगारी को लेकर विरोधी दल बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। 3 सीएम का मुद्दा भी बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है। वहीं भाजपाइयों को इस असहज हालत से बाहर निकालने के लिए इस दौर को अहम भी माना जा रहा है। हालांकि इस बारे में पूछने पर सह प्रांत प्रचालक संजय कुमार ने इनकार भी कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि संघ प्रमुख का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वहीं काफी लोगों का मानना यह भी है कि संघ प्रमुख के आने से भाजपा में मजबूती आएगी। इसके साथ ही नाराज लोगों को मनाने का अवसर भी मिल जाएगा। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे और इस दौरान वो राज्य में सड़क योजनाओं के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उनका सीमांत जिले पिथौरागढ़ जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो सीमा सड़क संगठन की सड़कों के कार्यों का मुआवना करेंगे। और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि जनरल वीके सिंह 8 अक्टूबर को देहरादून जाएंगे और भ्रमण के कार्यक्रम के बाद वो देहरादून में केंद्रीय मंत्रालय के 4 धाम आवेदन और सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना, सेतु भारतम और परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति जानेंगे। इसमें तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। इतना ही नहीं, करीब 12,000 करोड़ लागत की 879 किलोमीटर लंबी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत करीब 645 किलोमीटर सड़क का भी काम चल रहा है। वीके सिंह परियोजना के तहत कुल स्वीकृत कार्यों की प्रगति, वन भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि सीमा सड़क संगठन भारतमाला रोड परियोजना के तहत 6 सड़कों का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन 6 सड़कों की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद आज कई राज्यों से कांग्रेसी नेता सीतापुर कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिले से भी गुरुवार को कांग्रेस के नेता कूच करने वाले हैं। आपको इसमें भी बता देते हैं कि जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हैं। लखीमपुर की घटना को लेकर हरीश रावत ने कहा कि किसानों को कुचलकर उनकी निर्मम हत्या करने की घटना से पूरा देश संबद्ध है। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग के साथ कांग्रेस गुरुवार को बाजपुर से लखीमपुर खीरी तक विरोध
मार्च निकालेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस कांड में केंद्रीय गृह मंत्री और उनके पुत्र की भी सामने नाम आया है और लखीमपुर खीरी मार्च का ये निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस तीनों काले कानूनों को निरस्त कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेगी। रावत ने यह भी कहा है कि आरोप इन्होंने साफ तौर पर लगा दिया है कि विरोध को दबाने के लिए बीजेपी सरकार रवैया अपना रही है और यूपी और उत्तराखंड में सरकार की निष्क्रियता और कारण लोकतंत्र खतरे में है। कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए रासुका और एस्मा का सहारा भी लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस उत्तराखंड में 6 चरणों में आंदोलन कर रही है। इसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। आंदोलन के अंतिम चरण में देहरादून में विशाल रैली होगी। रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि उत्तराखंड की कमान किसी दलित के हाथ में हो। अपने पूर्व के बयान पर वो अभी भी कायम है और उन्होंने धान का एक एक दाना खरीदे जाने की भी मांग रख दी है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज बाजपुर से गुद्दरपुर और रुद्रपुर, किच्छा बरेली और लखीमपुर खीरी होते हुए सीतापुर के लिए कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी कृषि कानून को निरस्त करने, लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सीतापुर कूच कर रही है। मानदेय बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगली कैबिनेट बैठक में सरकार के रुख का इंतजार कर रही है। सीटों से संबंध आंगनबाड़ी कार्यकर्णी और सेविका कर्मचारी यूनियन सहित 7 संगठनों ने 12 अक्टूबर तक मांगों कर सकारात्मक रुख अपनाने जाने पर कार्रवाई और बहिष्कार चेतावनी दे दी है। उन्होंने इस बाबत यूनियन की कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पंत और जानकी चौहान ने पत्र निवेश को सौंप दिया है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी पंत ने बताया कि आपको पूर्व में मंत्री के साथ हुई बैठक में उनकी और से मांगों को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित और निर्देशित किए जाने की बात भी साफ कह दी है। अब उन्हें कैबिनेट बैठक का इंतजार करना है। और दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने कुछ जगहों पर कार्य बहिष्कार करने का भी कर दिया है। इसके चलते ही कई जगहों पर राशन वितरण भी ठप कर दिया गया है।